हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है द डेटा सफिशिएंसी। नाउ डेटा सफिशिएंसी इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जो है वो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब मैथ्स के सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं और जो है रीजनिंग वाले पार्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहां से डेटा सफिशिएंसी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, तो आपको सारा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको डेटा सफिशिएंसी अच्छे से समझ में आएगा। मैथ्स के भी आपको सारे के सारे टॉपिक खत्म करने हैं, रीजनिंग के भी आपको सारे के सारे टॉपिक खत्म करने हैं। सारे नहीं करे हैं तो ब्लड रिलेशन जरूर खत्म कर लेना, ठीक है। अभी तक आपने ब्लड रिलेशन अगर नहीं करा है तो ब्लड रिलेशन ध्यान से कर लेना, बिकॉज मैं उसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, फाइन। मतलब डेटा सफिशिएंसी अलग से टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बात के लिए कर देता हूं। डेटा सफिशिएंसी अलग से टॉपिक नहीं है। डेटा सफिशिएंसी एक क्वेश्चन अलग से पूछने का एक तरीका है, ठीक है। इसमें आपको एक बारी मैं आपको समझा देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसके नीचे कुछ वो स्टेटमेंट डाल देगा। लेट्स सपोज 2 स्टेटमेंट दी है और दोनों स्टेटमेंट में क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डेटा दिया है, मतलब इंफॉर्मेशन दी है, कुछ इंफॉर्मेशन दोनों स्टेटमेंट में दी है। तो आपको आंसर नहीं निकालना है। सबसे पहले एक चीज मैं साफ कर देता हूं, क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं निकालना है, आपको यह निकालना है कि कौन सी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप आंसर निकाल सकते हो। फाइन, व्हाट यू नीड टू फाइंड, आपको निकालना क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट का यूज करके आप आंसर तक जा सकते हो। आंसर मतलब निकालना ही नहीं है, आंसर आपको निकालना ही नहीं है, आंसर की एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं निकालनी है। आपको जस्ट क्या निकालना है कि कौन सी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आंसर तक मैं जा सकता हूं। तो इसमें जो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, जो इस क्वेश्चन में जो इस फॉर्मेट में जो ऑप्शंस आते हैं वो स्टेप के आएंगे। अगर आपका स्टेटमेंट 1, ठीक है, स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है आंसर तक पहुंचने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है आंसर तक पहुंचने के लिए, स्टेटमेंट 2 अलोन का मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट 1 अलोन का मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट 2 की जरूरत नहीं है। फाइन, तो ये चीजें अलोन है, स्टेटमेंट 1 अलोन एंड स्टेटमेंट 2 अलोन। तो अगर खाली स्टेटमेंट 2 का यूज करके आंसर आपको मिल गया तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर ये है आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और आइदर स्टेटमेंट सेकंड अलोन, मतलब या तो पहली वाली स्टेटमेंट को अलोन यूज कर लो या फिर जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है उसको अलोन यूज कर लो। अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग यूज करके आंसर आपको मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 बट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है, आर नॉट सफिशिएंट, मतलब कुछ भी कर लो आंसर आपको मिलेगा ही नहीं। अलोन 1 लगा लो, अलोन 2 लगा लो, दोनों मिला के लगा लो, कैसे भी कर लो आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ई क्या बन गया, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नेसेसरी टू आंसर द ऑप्शन, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट चाहिए क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ई सही है। तो इसमें अगेन रिपीट कर रहा हूं, यू डोंट नीड टू फाइंड द आंसर। तो इन क्वेश्चंस में बच्चे मतलब जनरली आंसर निकालने के पीछे पड़ जाते हैं। आंसर आपको निकालना ही नहीं है भाई, यू डोंट नीड टू फाइंड द आंसर, आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना ही नहीं है। आपको जस्ट मेंटल प्रोसेस के साथ अपना दिमाग चला के ये चीज फाइंड करनी है कि मैं आंसर कैसे निकाल सकता हूं, कौन सी स्टेटमेंट का यूज करके निकाल सकता हूं। एक बारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको पढ़ो, जस्ट पढ़ो, वी डोंट यूज द पेन, इसको पढ़ो एक बारी। व्हाट विल बी द टोटल वेट ऑफ द 10 पोल्स ईच ऑफ द सेम वेट, ठीक है। उसने बोला कि 10 पोल हैं, तो 10 पोलों का टोटल वेट क्या है, 10 पोल्स का टोटल वेट क्या है। हर एक पोल जो है वो बराबर का है, मतलब बराबर केजी का है, बराबर वेट का है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो एक बारी। 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द ईच पोल इज 5 kg। भाई एक चीज ध्यान रखना, जब आप स्टेटमेंट 1 यूज कर रहे हो ना, जब आप स्टेटमेंट 1 अलोन यूज कर रहे हो तो सेकंड को एक साथ यूज नहीं करोगे। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट 1 को अलोन यूज करके दिमाग में सोचना है कि यहां से मेरे को आंसर मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जब स्टेटमेंट 1 यूज करोगे अलोन, तो आपको स्टेटमेंट 2 मान के चलना है कि रॉन्ग दिया है, उसमें जितना भी डेटा दिया है वो सब गलत दिया है। फिर स्टेटमेंट 2 जब अलोन यूज करोगे तो स्टेटमेंट 1 मान के चलोगे कि जितना भी डेटा स्टेटमेंट 1 में दिया है वो सब रॉन्ग दिया है। फिर कैसे भी अगर आंसर नहीं निकला तो आपका अगला स्टेप कौन सा, दोनों को कंबाइन करके आंसर चेक करोगे कि निकलता है या नहीं निकलता है। तो स्टेटमेंट 1 अलोन यूज करते हैं, 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज 5 kg, मतलब हर एक पोल का एक चौथाई, हर एक पोल का एक चौथाई जो वजन है वो क्या है, 5 kg है। यानी कि 1/4 जो वेट है वो 5 kg है। तो 1/4 अगर 5 kg है पूरे पोल का, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। लेट्स सपोज एक पोल का जो वेट है वो x है, तो x का 1/4 किसके बराबर आ गया, 5 kg के बराबर आ गया, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 kg। तो एक पोल की मिल गई तो 10 के निकाल लो, 20 के निकाल लो, 30 के निकाल लो, बिकॉज हर एक पोल बराबर सेम वेट का है। अब मेरा पहली स्टेटमेंट से तो आंसर आ गया,
फाइन, पहली स्टेटमेंट से तो आंसर आ गया। अब सेकंड वाली स्टेटमेंट को अलोन यूज करो भाई, अगेन रिपीट कर रहा हूं, यूज सेकंड स्टेटमेंट अलोन। तो जब सेकंड स्टेटमेंट अलोन यूज करोगे तो सेकंड स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है, द टोटल वेट ऑफ 3 पोल्स इज 20 किलोग्राम्स मोर देन द टोटल वेट ऑफ द 2 पोल्स। यानी कि जो भी 2 पोल्स का वेट है, ठीक है, जो भी 2 पोल्स का वेट है वो 3 पोल के वेट से 20 किलोग्राम कम है। मतलब एक पोल का वेट आपने निकल गया ना भाई। भाई यहां पे अगर मैं 3x मानता हूं, भाई एक पोल का वेट मान लेते, लेट्स सपोज पहली वाली इक्वेशन में y माना था तो इसमें y मान लेते, अब पहली वाली इक्वेशन में x माना था तो इसमें y मान लेते हैं। एक पोल का सेकंड वाली कंडीशन में लेट्स सपोज एक पोल का जो वेट है वो y है, तो यहां पे 3y आ गया 3 का, उसमें से अगर मैं 2y 2 पोल का माइनस करता हूं तो 20 किलोग्राम बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या जाएगी 20 किलोग्राम, मतलब एक पोल जो है वो 20 किलो का है, एक पोल जो है वो 20 किलो का है, तो 10 का निकाल सकते हैं, 20 का निकाल सकते हैं, 30 का निकाल सकते हैं। ये 20 किलो यहां से नहीं आया है, यहाँ पे 10 किलो 10 केजी भी आ सकता था, यहाँ पे 20 केजी भी आ सकता था। ये मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, दो अलग अलग स्टेटमेंट को यूज करके दो अलग अलग आंसर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सेम आंसर आना है, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स का यूज करके अलग अलग आंसर बन सकते हैं। आंसर बन रहे हैं तो स्टेटमेंट काम की है। अगर आंसर आपने निकाल दिया, चाहे वो कुछ भी आया हो, चाहे वो कुछ भी आया हो, अगर आपने आंसर निकाल दिया स्टेटमेंट का यूज करके तो वो स्टेटमेंट सही है, मैं उसका यूज करके आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई, स्टेटमेंट 1 को अलोन यूज कर लो या फिर स्टेटमेंट 2 को अलोन यूज कर लो तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो आइदर इसका आंसर बन गया, आइदर स्टेटमेंट 1 और आइदर स्टेटमेंट 2 इज द राइट आंसर। फाइन, तो एक बार सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना भी, उसको अच्छे से ट्राई करो, उसको सोचो, एक बार पढ़ो उसको। द शॉपकीपर सेल्स सम टॉयज एट 250 ईच, मतलब जितने में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या मिल गया आपको, सेलिंग प्राइस मिल गया 250 रुपीज ईच। हर एक टॉय का यानी कि 250 रुपए में बेचता है वो, तो व्हाट परसेंट प्रॉफिट डज ही मेक। तो अगर एक चीज समझना भाई, यहां से अगर मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, फाइन, अगर मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो कितना पैसा जेब से गया और कितना पैसा जेब में आया, दोनों अमाउंट चाहिए ना आपको, दोनों अमाउंट चाहिए, कितना पैसा पॉकेट में आया और कितना पैसा पॉकेट से गया, तो दोनों अमाउंट आपको नहीं जो है ना चाहिए क्वेश्चन में। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है, नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड, कितने बेके, 1 बेका, 2 बेका, 3 बेके, 4 बेके, ठीक है। और क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच टॉय। भाई कॉस्ट प्राइस तो चाहिएगा ना आपको, लेट्स सपोज कॉस्ट प्राइस मेरे को 100 रुपीज दे दिया, तो 100 रुपए का माल मैं 250 में बेच रहा हूं, 100 रुपए का माल मैं 250 में बेच रहा हूं, तो प्रॉफिट परसेंटेज तो निकाल सकता हूं ना भाई। क्वेश्चन पे ध्यान देना, उसने पूछा है व्हाट परसेंट प्रॉफिट डज ही मेक, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है आपको, प्रॉफिट की अमाउंट नहीं निकालनी है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना भाई, यहाँ पे कितना पैसा कमाया और कितने परसेंट पैसा कमाया, तो दोनों में फर्क है भाई। ठीक है, तो यहां पे अगर मेरे से पूछा जाता कि कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया है, तो परसेंट का आंसर तो मैं खाली स्टेटमेंट 2 का यूज करके निकाल सकता हूं भाई। लेट्स सपोज कॉस्ट प्राइस उसने दे दिया होता है, यहाँ पे भाई उसने एक कहा ही है, मतलब एक आपसे चीज कही है कि मैं पहली स्टेटमेंट में अगर आपको नंबर ऑफ टॉयज बता देता हूं और सेकंड स्टेटमेंट में अगर हर एक टॉय का कॉस्ट प्राइस बता देता हूं, तो कौन सी स्टेटमेंट का यूज करके आंसर आप जो है फाइंड कर सकते हो भाई। अगर मेरे को हर एक टॉय का कॉस्ट प्राइस मिल गया तो मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल सकता हूं भाई। लेट्स सपोज 100 अगर दिया है तो 100 रुपए का माल 250 में बेचा, 150 कमा रहा है, 150 कमा रहा है, 100 रुपए पे कमा रहा है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज तो निकाल लोगे आप। अगर मेरे से यहां पे पूछा जाता फाइंड द प्रॉफिट, ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाता फाइंड द प्रॉफिट, तो फाइंड द प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि आपको नंबर ऑफ टॉयज भी चाहिए भाई, फिर 2 बेच रहे हो, 3 बेच रहे हो, 4 बेच रहे हो, 5 बेच रहे हो, 10 बेच रहे हो, तो वो भी एक चीज आपको चाहिए ना भाई। परसेंट प्रॉफिट तो चेंज नहीं होगा, प्रॉफिट परसेंटेज चेंज नहीं होगी अगर आप नंबर ऑफ टॉयज 2 बेचो, 3 बेचो, 10 बेचो, 20 बेचो, बिकॉज एक का भी वही रहेगा भाई। प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे हो ना। अगर मैं पूछता हूं फाइंड द प्रॉफिट इन अमाउंट या इन रुपीज, तो उस पे नंबर ऑफ टॉयज का फर्क पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ टॉयज मेरे को मिले चाहे ना मिले, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेकंड ओनली सेकंड स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल सकते हो। तो स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द राइट आंसर। तो इसमें आपको दिमाग बहुत ज्यादा चलाना है, टॉपिक कोई अलग से नहीं है। ठीक है, टॉपिक कोई अलग से नहीं है, जो हमने करे हैं अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उन्हीं पे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। डेटा बेस्ड एफिशिएंसी जो है कोई अलग से टॉपिक नहीं है ये वाला। ठीक है, वन मोर केस, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना भी। तो इसका आंसर क्या आ गया, ओनली सेकंड। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विद 20% प्रॉफिट हाउ मच प्रॉफिट वाज अर्न। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट जो है वो 20% के प्रॉफिट पे बेचता हूं, ठीक है, 20% के प्रॉफिट पे बेचता हूं, तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा।
अब इसमें उसने पूछा है अमाउंट, यानी कि इन रुपीज में आपको प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज तो दिया है उसने, बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विद 20% प्रॉफिट, बाय हाउ मच प्रॉफिट वाज अर्न्ड। अमाउंट में इन रुपीज में आंसर बताना है आपको। तो पहली वाली स्टेटमेंट में उसने क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इज ₹40। भाई सिंपल सा है, मोस्ट इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस माइनस करता हूं तो गाइस मेरे को मिलता क्या था, भाई प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट मिलता था या नहीं मिलता था? जो प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट मिलता था या नहीं मिलता था, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में आपको बताया था। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उसने यही तो कहा है, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इज ₹40। तो पहली से तो आंसर मिल गया ना भाई, ₹40 प्रॉफिट। दूसरी से मिल जाएगा, दूसरी अलोन की बात करो, दूसरी अगर स्टेटमेंट में अलोन यूज करता हूं तो आंसर आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता? द सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो उसने परसेंटेज में दिया है ना आंसर, भाई मेरे को रुपीज में करना है फाइन। तो उसने जस्ट क्या बोला है सेकंड स्टेटमेंट में, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 120% है। तो 120% है तो भी वो तो मेरे को पहले से दिया था कि 20% प्रॉफिट है। तो इसमें कुछ नया तो नहीं मिला ना, मैं यहां से तो आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। तो आंसर क्या बन गया, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द राइट आंसर। भाई चीज समझ में आई या नहीं आई? तो डेटा सफिशिएंसी किस टाइप का टॉपिक है, कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, आंसर नहीं निकालना है आपको। आंसर भूल जाओ भी, आंसर वो नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा किस तरीके से आपने आंसर निकाला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ब्लड रिलेशन का। गाइस ये वाले वो दो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिनकी मैं ब्लड रिलेशन की बात कर रहा था स्टार्टिंग में। तो ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करना है, आपको चेक करना है कि आंसर मिला या नहीं मिला। उसके बाद ओनली सेकंड स्टेटमेंट को यूज करना है, चेक करना है आंसर मिला या नहीं मिला। यहां से भी अगर नहीं मिला, यहां से भी अगर नहीं मिला, तो तब आपको नेक्स्ट स्टेप यूज करना है, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद चेक करना है कि आंसर मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पे इतना डेटा तो आपको दिया ही हुआ था, ठीक है, इतना डेटा तो आपको दिया ही हुआ था कि डी जो है वो बी का भाई है, यानी कि डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी। तो इस तरीके से उसको प्लॉट कर सकते हैं, जो मैंने ब्लड रिलेशन में चार्ट बनाना आपको सिखाया था। तो उसने पूछा जो बी है वो सी का क्या लगेगा या फिर लगेगी, तो हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यूज करेंगे, ओनली वन स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो वन स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में द सन ऑफ डी, डी का जो बेटा है, द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी। जो डी का बेटा है वो सी का ग्रैंड सन है। भाई सिंपल सा लॉजिक हुआ ना, भाई डी का बेटा है, ठीक है, डी का बेटा है तो सी का ग्रैंड सन है, डी का बेटा है सी का ग्रैंड सन है, तो सी का बेटा डी हुआ या नहीं हुआ? यानी कि सी उसके पेरेंट लगेंगे, वो मदर भी हो सकती है सी, और वो सी जो है कुड बी द फादर। तो वो चीज अभी श्योर नहीं है, सी का जेंडर मेरे को नहीं पता है। क्या मैं ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यूज करके आंसर निकाल पाया या फिर नहीं निकाल पाया, ये आपको जानना है। तो हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, जो बी है वो सी का क्या लगता है या फिर लगती है, जो बी है वो सी का क्या लगता है या फिर लगती है। तो यहां पे मेरे को बी का जेंडर ही नहीं पता भाई, यहां पे मेरे को बी का जेंडर ही नहीं पता, तो मैं उसका जो है रिलेशन कैसे निकाल सकता हूं। बी कुड बी द डॉटर और बी कुड बी द सन। भाई सी का एक बेटा है, सी का एक बेटा है डी, अब डी की बहन भी हो सकती है बी, और डी का भाई भी हो सकता है बी, डी का भाई भी हो सकता है बी। तो या तो आंसर बन जाएगा सन या फिर आंसर बन जाएगा डॉटर। दो आंसर्स आ रहे हैं, तो पहली वाली स्टेटमेंट से आंसर आप नहीं निकाल पाए, ठीक है, ओनली सेकंड यूज करते। भाई सेकंड में भी ये चीज तो मिलेगी कि डी जो है भाई है बी का, डी जो है वो बी का भाई है। तो यहाँ पे डी का तो जेंडर मिल गया, बी का जेंडर नहीं पता है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट ओनली सेकंड यूज कर रहा हूं भाई, ओनली सेकंड यूज करके चेक करेंगे कि आंसर मिला या नहीं मिला। तो ओनली सेकंड में क्या कहा है उसने, बी इज द सिस्टर ऑफ डी। तो बी जो है वो डी की बहन है, बहन का मतलब क्या हो गया, जेंडर इज फीमेल। बहन का मतलब क्या बन जाएगा, जेंडर इज फीमेल। तो बी का जेंडर मिल गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ओनली सेकंड यूज करके आंसर मिलता है या नहीं मिलता है, भाई ओनली सेकंड में तो सी के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूं भाई, जब आप ओनली सेकंड यूज करोगे तो फर्स्ट वाली को भूल जाओगे। अभी मैं खाली ओनली का मतलब क्या होता है भाई, ओनली सेकंड यूज करके आंसर ट्राई कर रहा हूं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर मेरा यहां से भी आंसर नहीं आया, यहां से भी आंसर नहीं आया, अगला स्टेप क्या है, दोनों को कंबाइन करके चेक करोगे आंसर मिला या नहीं मिला। तो अगर मैं इस वाले चार्ट को उठा के इसमें लाता हूं तो मतलब क्या हो गया, बी का मेरे को एक्स्ट्रा मिला है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा जानकारी मिली है वो क्या मिली है, बी का जेंडर क्या है, फीमेल। तो फीमेल मिलते ही सन वाला ऑप्शन तो चला गया, आंसर क्या मिल गया, डॉटर। तो डॉटर मिलते ही मैं एक चीज बोल सकता हूं कि मेरे को दोनों की जरूरत है आंसर निकालने के लिए, बोथ स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड इज द राइट आंसर। तो चीज समझ में आई या नहीं आई? यहां पे वो हर एक टॉपिक से डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बना सकता है। यू जस्ट गेट टू, मतलब आपको जस्ट एक डेटा सफिशिएंसी की फीलिंग लानी है कि डेटा सफिशिएंसी है क्या।
डेटा सफिशिएंसी में आंसर आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। यहां पे मेरे से ये नहीं पूछा है कि डॉटर क्या है या सन है या डॉटर है, मेरे से ये पूछा गया है कि कैसे निकलेगा भैया ये जो डॉटर आई है ये कैसे आई है, ये दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के आई है। तो यहां पे बोथ स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड इज द राइट आंसर। चीज समझ में आई है? चलो एक बार फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ इज द सेम, फिफ्थ इज ऑल्सो द ब्लड रिलेशन। तो यहां पे ओनली वन स्टेटमेंट यूज करोगे, फिर उसके बाद ओनली सेकंड स्टेटमेंट यूज करोगे। तो ओनली वन स्टेटमेंट यूज करके चेक करोगे आंसर मिला या नहीं मिला, ओनली सेकंड स्टेटमेंट यूज करके चेक करोगे आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। उसने बोला कि डी के दो बच्चे हैं ए एंड बी। एक का भी मेरे को इन तीनों में से जेंडर नहीं बताया कि डी का जेंडर क्या है, ए का जेंडर क्या है, बी का जेंडर क्या है। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द फादर ऑफ ए के पापा कौन है। तो ए के पापा डी हो भी सकते हैं, ए के पापा डी नहीं भी हो सकते हैं, ए की डी जो है मम्मी भी बन सकती हैं। तो सारा जो खेल है वो जेंडर पे डिपेंड करता है। तो पहला स्टेटमेंट में यूज करता हूं। पहली स्टेटमेंट में उसने क्या कहा, सी इज द ब्रदर ऑफ ए। सी जो है वो ए का भाई है, तो भाई का मतलब जेंडर क्या मिल गया आपको, मेल। सी जो है वो ए का भाई है और बेटा भी है। तो यहां पे यानी कि ई का बेटा सी है, तो मतलब क्या हो गया कि ई उसकी या तो मम्मी लगेंगी या फिर पापा लगेंगे। भाई जेंडर तो नहीं मिला ना मेरे को, सारा खेल तो जेंडर का है। तो एक चीज क्लियर होगी कि ई और डी जो है वो हस्बैंड और वाइफ है, उसमें से कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है वो आपको नहीं पता लगा है। तो ए के पापा मेरे को नहीं मिले हैं, ई भी उसके पापा हो सकते हैं और डी भी उसके पापा हो सकते हैं। तो पहली वाली स्टेटमेंट से मेरे को आंसर नहीं मिला। फाइन, अब दूसरी वाली स्टेटमेंट यूज करो, ओनली सेकंड। तो ओनली सेकंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, ओनली सेकंड आपको यूज करनी है। तो डी के दो बच्चे हैं ए एंड बी, डी के दो बच्चे हैं ए एंड बी। और सेकंड वाली स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है, एफ इज द मदर ऑफ बी। एफ जो है वो बी की मम्मी है। तो बी की मम्मी का मतलब क्या हो गया, एफ आ जाएगी यहां पे, आ जाएगी। मेरे को जेंडर तो मिल गया ना भाई, बिकॉज क्या बोला, एफ इज द मदर ऑफ बी, उसकी मम्मी है। तो एफ का जेंडर मैं निकाल सकता हूं, क्या आ जाएगा, फीमेल। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है, ये फीमेल है तो ये कौन बन गया, मेल इज द राइट आंसर। ए के पापा कौन मिल गए, डी। कैसे मिले हैं, ओनली सेकंड यूज करके। तो आंसर क्या आ गया, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द आंसर। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए, डेटा सफिशिएंसी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। क्या करना है, क्या करना है, इसका कोई मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि कोई ट्रिक वगैरह है या कोई शॉर्टकट बन सकता है, मैं आपको समझा ही सकता हूं ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार चेक कर लेते हैं। टू कार्स पास ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, एक कार ऐसे आ रही है और एक कार ऐसे जा रही है। अपोजिट है ना भाई, एक ईस्ट में जा रही है तो दूसरी भाई जाएगी वेस्ट में। और दोनों के बीच में 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दोनों के बीच में 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब दे आर 500 किलोमीटर अपार्ट। द सम ऑफ देयर स्पीड इज 135 किलोमीटर पर आवर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो मैं डिफरेंस लूंगा या सम लूंगा भाई, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव स्पीड। तो इसलिए मैं बोल रहा था भाई एवरी चैप्टर शुड बी डन। ठीक है, एवरी चैप्टर शुड बी डन बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। तो यहां पे मेरे को सम चाहिएगा ना, बिकॉज रिलेटिव स्पीड में अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो चीजें जा रही हैं तो मैं सम वाली स्पीड यूज करता हूं। दोनों की स्पीड का सम क्या दिया है, 135 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या है, 500 किलोमीटर। इसको 135 से डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, आंसर जो मिला है आपको ओनली वन। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू गिव द राइट आंसर। ओनली मतलब पहली स्टेटमेंट से ही आंसर आपको मिल जाएगा, दूसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब एक बारी 3 वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें 3 वो स्टेटमेंट देगा, 2 स्टेटमेंट नहीं देगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट। व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल सम। एक चीज मैं बोल देता हूं आपसे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे सबसे हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं डीएस से, यानी कि डेटा सफिशिएंसी से। बाकी कोई चैप्टर इतना हार्ड नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वुड बी डिफिकल्ट। ठीक है, एक बार चेक करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल सम, यानी कि यू नीड टू फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको निकालना है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। द सम अमाउंट्स टू 690, यानी कि 3 साल के बाद 690 बन गया और 5 साल के बाद जो है वो 750 बन जाता है। 3 साल के बाद जो पैसा है, 3 साल के बाद जो पैसा है वो 690 रुपए बन गया और 5 साल के बाद जो पैसा है वो 750 रुपए बन गया। अगर मैं पहली वाली 2 स्टेटमेंट को यूज करता हूं, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा वाला पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन पहले ही समझ में आ चुका होगा कि कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने ये शायद भाई दूसरा टाइप कराया था। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस क्या आ गया, 160। तो 160 रुपए उसने कमाए हैं, 2 साल में कमाए हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर इंटरेस्ट वुड बी सेम, हर एक साल में इंटरेस्ट जो है बराबर रहेगा। तो 160 रुपए कमा रहा है 2 साल में, तो 1 साल में 80 रुपए आ गया ना भाई, इंटरेस्ट जो आया वो 80 रुपए आ गया। तो 80 रुपीज इज द इंटरेस्ट अमाउंट, 80 रुपीज इज द इंटरेस्ट फॉर
1 ईयर। तो यहां पे अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो इस 3 साल वाली अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा जो 3 साल में कमाया है। 1 साल में 80 रुपए कमाता है तो 3 साल में 240 कमाएगा नहीं कमाएगा, तो माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 450। तो 450 वाज द प्रिंसिपल। कैसे मिला 450? ये मैंने सॉल्व करके दिखाया, एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने करा है तो ये वैसे ही आंसर आप बता दोगे। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो भूल जाओ। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं भी मिलेगा तब भी मैं काम चला लूंगा। पहली वाली 2 स्टेटमेंट से प्रिंसिपल आप निकाल सकते हो। तो आंसर क्या बन गया? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। कैसे मिल जाएगा आंसर? पहली और दूसरी का यूज करके आंसर आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो यहां पे मतलब डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर बाकी चैप्टर्स आपने अच्छे से किए है ना तो डेटा सफिशिएंसी बाय डिफॉल्ट आपका अच्छा बन जाएगा। ठीक है, उसमें आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बाकी चैप्टर्स आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बारी और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एक बारी इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, एक बारी इस क्वेश्चन को ट्राई करना वीडियो को यहां पे पॉज करने के बाद। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे अगर मैं स्टेटमेंट 1 में देखता हूं तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन दैट अमाउंट एज द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड इज 4500। भाई क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये आपको निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरे को एक तो प्रिंसिपल चाहिएगा और एक मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिएगा। तो प्रिंसिपल मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, तो कहानी साफ है, उससे मैं आंसर निकाल दूंगा। तो यहां पे प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन दैट अमाउंट एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड इज 4500। तो 4500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट उसने कमाया 3 साल में। तो 3 साल में 4500 कमाया है तो 1 साल में 1500 कमाया नहीं कमाया? फाइन, 1 साल में 1500 कमा दिया ना। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड में क्या दिया है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है। तो यहां पे एक चीज समझना, अगर मैं पहली और दूसरी को जोड़ने बैठता हूं, अगर मैं पहली और दूसरी को जोड़ने बैठता हूं, क्या मेरे को प्रिंसिपल मिल जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल गया ना, एक चीज तो खत्म हो गई। क्या मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूं या नहीं, या फिर नहीं निकाल सकता हूं? तो सिंपल सा लॉजिक है। पहली वाली स्टेटमेंट में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया था 1 साल का, पहली वाली स्टेटमेंट में सिंपल इंटरेस्ट मिल गया था 1 साल का, दूसरी वाली स्टेटमेंट में ब्याज की दर मिल गई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। तो मतलब कितने पैसे मैंने चढ़ाए थे कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरा इंटरेस्ट जो है वो 1500 बैठ जाए। भाई चीज समझ में आई या नहीं है? तो कितने पैसे थे वो तो मैं निकाल सकता हूं ना यहां से। मतलब क्या प्रिंसिपल था, कितना प्रिंसिपल था कि मैं अगर उसका 10% निकालता हूं तो 1500 रुपए आता है। तो मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल की अमाउंट क्या आ गई? 15000। तो 15000 निकलते प्रिंसिपल मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दिया ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप 3 साल का निकाल सकते हो। तो आंसर कैसे आया? फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करके ओनली। फाइन गाइस, तो सारी कहानी वही है। कहानी वही है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज का आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का आ जाएगा, परसेंटेज का आ जाएगा, रेशो प्रोपोर्शन का आ जाएगा, ट्राइंगल से आ जाएगा, देन सर्कल से आ जाएगा। तो कहीं से भी वो क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको ये सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं अगर डेटा सफिशिएंसी में कमांड लानी है तो। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है इस चैप्टर में तो आस्क मी पर्सनली abhishek.studyiq@gmail.com। विद इन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई करूंगा। एंड थैंक्स अ लॉट गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।